जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था, बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश में इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, एएस क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है, ये सब कुछ बताया था। पिछले वीडियो में बेसिक बता दिया था कि क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है और क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आप उसको जरूरी समझते हैं तो अपने साथियों के साथ में उसे शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस लगातार दिए जा रहे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है या आपके साथियों के लिए महत्वपूर्ण है तो उन्हें उन तक पहुंचाने में संकोच न करिएगा, जरूर शेयर करिएगा उनके साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये सेशन, जिसमें हमें जानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक स्टेप आगे चल करके कि आखिर कैश का फ्लो जो होता है उसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होता है, तो कुल मिलाकर हमें ये स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कैश के फ्लो को जानना पड़ता है। कैश के फ्लो को जब जानने की बात करते हैं तो तीन एक्टिविटी होती हैं जहां से कैश में फ्लो आता है। नंबर एक की एक्टिविटी होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। नंबर दो पर होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और नंबर तीन की जब बात करेंगे तो नंबर तीन पर हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब देखिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में जब आप बात करेंगे तो इन तीन से आगे जा करके हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। किसी भी बिजनेस में आप बात कर लीजिए कि क्या क्या काम होता है, तो इन्हीं तीन एक्टिविटीज में आप घूमते हुए दिखाई देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तात्पर्य होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तात्पर्य होता है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वस्तुओं का निर्माण करके उनको बेचते हैं तो परचेज टू सेल, यहां पर फिर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग टू सेल, ठीक है ना। निर्माण से बिक्री तक के कार्य को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस कंडीशन में परचेज टू सेल, परचेज टू सेल, जितना भी काम होता है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, तो निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के उसको बेचने तक के जितने भी कार्य करेंगे उसको हम कहेंगे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। और अगर ट्रेडर हैं, मतलब वस्तुओं को, बनी बनाई वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, तो कहेंगे परचेज टू सेल का जो प्रोसेस होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। ओके, बात क्लियर हो गई है। अब उसके बाद में क्या जरूरत होती है, हमको कुछ मशीनरी की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, कुछ मशीनरी की आवश्यकता, मतलब कुछ मशीन हमको चाहिए होती है व्यवसाय में वस्तुओं को बनाने के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मशीन से रिलेटेड जितना जो कुछ है, मशीन एंड बिल्डिंग हो सकता है, आप हो क्या सकता है, बिल्डिंग भी रिक्वायर्ड होगी आपको। मशीन, बिल्डिंग, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आपको चाहिए होंगे। कुल मिलाकर अगर एक वर्ड में यूज करूं तो क्या चाहिए होगा, फिक्स्ड एसेट्स आपको चाहिए होंगी। तो फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस, जो एक्टिविटी होती है, उस पूरी एक्टिविटी को कहा जाता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं पर प्रत्यय कमाने के उद्देश्य से, या मशीन वगैरह खरीद रहे होंगे, बिल्डिंग खरीद रहे होंगे, पेटेंट्स खरीद रहे होंगे, कॉपीराइट्स खरीद रहे होंगे, गुडविल खरीद रहे होंगे, कुछ भी ऐसी कोई भी स्थायी संपत्तियों को खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अभाव में भी व्यवसाय को संचालित नहीं किया जा सकता। तो अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है।
ये फिक्स्ड एसेट्स ओरिएंटेड होती है, अर्थात फिक्स्ड एसेट्स पर डिपेंड करती है। पूरी की पूरी एक्टिविटी ये हमारी कहाँ डिपेंड करती है, तो फिक्स्ड एसेट्स पर डिपेंड करती है। बात क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करती है, परचेज टू सेल एक प्रोसेस है, या मैन्युफैक्चरिंग टू सेल एक प्रोसेस है जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर निर्माता हैं तो आपको कुछ स्थायी संपत्तियां, और अगर ट्रेडर हैं तो भी स्थायी संपत्तियां चाहिए होंगी, और उन स्थायी संपत्तियों को खरीदने में आपको बड़ा विनियोग करना पड़ता है। तो उस विनियोग की एक्टिविटी को अलग अलग से यहाँ पर परिभाषित किया गया। उस परिभाषा में उसको क्या कहा गया, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा गया। बात क्लियर है। अब क्या होता है, किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो फाइनेंस की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरा करने की एक्टिविटी को ही अलग कर दिया गया। क्या नाम दिया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंस कैसे आएगा, आप शेयर से इशू करोगे, आप क्या करोगे, शेयर्स इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे, ओके, लोन लोगे आप लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म है ना, इंटरेस्ट वगैरह होएगा, उस पर डिविडेंड्स होगा। ये सब क्या है, ये कहां जाएगा, क्योंकि अगर फंड तो चाहिए ना, बिना फंड के तो कुछ कर ही नहीं सकते। पहले वीडियो में बताया था, जीवन रक्त होता है व्यवसाय के लिए कैश, फंड उसको अरेंज करना आवश्यक है। वो फंड कहां से लाओगे, यहाँ इन सारी चीजों से लाओगे ना। तो उस एक्टिविटी को अलग कर दिया गया, क्या कहा गया, वो हमारी फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी हैं। इन्हीं तीनों एक्टिविटी को जब हम एक में मिलाएंगे तो ये मेरा पूरा स्टेटमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए, कोई भी स्टूडेंट, मुझे लगता है अगर शुरुआत में ही पहले दिन आया और तीनों एक्टिविटी पे फैल गया, पक्का मान लो उसका क्वेश्चन कभी नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, एक एक एक्टिविटी के बारे में आराम से पढ़ लेना है, एक एक एक्टिविटी को आराम से समझ लेना है। जिस दिन इन एक्टिविटीज को आप समझ गए, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हैं उनको समझ गए, तो एक्टिविटी प्लस एडजस्टमेंट, एक्टिविटी प्लस एडजस्टमेंट दोनों हमारे। और जब दोनों हमारे तो तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे, फटाफट उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो करना क्या है, इन एक्टिविटीज को जानना है। तो एक्टिविटीज को जानने के क्रम में मैं आपको क्या करूंगा भैया, 4 वीडियो दूंगा, 4 नहीं बल्कि 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा। एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं अलग से बताऊंगा एक वीडियो में। इसको, इसके लिए 2 तरीके मेथड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसके लिए तो अलग से वीडियो बन जाएगा हमारा, बताना पड़ेगा अलग से। और फिर इन तीनों को मिला करके 2 अलग से और वीडियो दूंगा, 2 में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आने वाले अगले 3 वीडियोस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके आने वाले चौथे वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट बता दूंगा। कुल मिलाकर के 5 वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को खत्म कर दूंगा। 5 ही वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट को खत्म किया था, 2 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन के कराए थे। 7 वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट समाप्त है। यकीन नहीं आता है, जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वो 5 वीडियो जो मैंने दिए हैं उनको सही तरीके से देख लीजिए, बाद में प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। मैं लिख के दे सकता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, अगर सही तरीके से आपने देख लिया है तो। चलिए खैर, बातें आगे होती रहेंगी हमारी। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रहे, फ्लो 2 तरीके का होता है, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अगर हम सरप्लस में होंगे तो उसको कहते हैं कैश फ्लो, और अगर हम डेफिशिएंसी में चले जाते हैं, मतलब कैश हमारा यूज ज्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कैश यूज। तो कैश यूज और फ्लो हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहां हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और वो भी कौन सा मेथड है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इसमें 2 मेथड होंगे, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, आज बात किसकी करेंगे, डायरेक्ट मेथड की सर कह रहे हैं तो उसी की करेंगे, है ना। डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे आज। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, माल को खरीदना, माल को बेचना, और माल को खरीदने बेचने के संदर्भ में कुछ खर्चों को करना, बस यही तो है डायरेक्ट एक्टिविटी। तो जो मैंने बता दिया वही सब कुछ लिख लेना है यहाँ पर। डायरेक्ट एक्टिविटी में हमको पता चल जाएगा कैश का यूज हुआ है या फ्लो हुआ है।
क्या करना है? माल को खरीदना, माल को बेचना, माल को खरीदने बेचने के संदर्भ में कुछ खर्चों को करना, हो गया ना, यही तो करना है बस। तो चलिए देखते क्या करना है। सबसे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? जिसको हम कहते हैं कैश सेल्स, यहां पे लिख लेना। अदर रिसिप्ट्स हो सकती हैं कुछ, अदर रिसिप्ट्स कुछ हो सकती हैं, ये टोटल कर लिया, टोटल ए हो गया, यही होती है ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स क्या होती है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, है ना, या कुछ अन्य किसी से प्राप्त हो जाए, अदर रिसिप्ट्स हो जाएंगे। क्लियर है? सब्सिडी के रूप में ही ये प्राप्त होगा, मोस्टली गवर्नमेंट सब्सिडी ही होती है और नहीं होता है कुछ, है ना। सहायता प्राप्त होगी, सब्सिडी है, डोनेशन है, चैरिटी है, ऐसा कुछ मिल जाए आपको तो वो अदर रिसिप्ट्स हो जाती हैं। क्लियर है? मोस्टली मिलेंगी नहीं, गवर्नमेंट से ही सब्सिडी मिलनी होगी तो मिल जाएगी। और कैश सेल्स, कैश सेल्स नगद में माल बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। और अगर सब्सिडी वगैरह कहीं से हमको मिल जाए तो क्या होगा? पैसा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स हो जाएगा। तो रिसिप्ट तो हो गया, अब खर्च होगा। कहां कहां खर्च होगा? तो जो खर्च हुआ है उसको यहां से हटा दो। खर्च आपका कहां कहां होगा? खर्च कहां कहां होगा? तो खर्च सबसे पहले क्या होगा? कैश परचेज करोगे। क्या करोगे? कैश सेल करे हो तो कैश परचेज भी तो करोगे, है ना। तो कैश परचेज में नहीं होता है, कैश परचेज अगले, हम सप्लायर्स को पेमेंट कितना कर रहे हैं तो क्या होगा? कैश पेड टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो यहां पर हो गया, है ना। सप्लायर्स को हमें पेमेंट करना पड़ता है, वो यहां पर हो गया। और क्या होता है? कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जैसे वेज, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, ये सब खर्च करने पड़ते हैं, तो उनको यहां पर लिख लीजिए, है ना। तो यही तो दो बड़े खर्च होते हैं आपके। इधर कैश सेल्स होती है और उसके लिए आपको नगद में माल खरीदना पड़ता है, सप्लायर्स को पेमेंट करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ये दो खर्च होते हैं। इसका टोटल कर लीजिए, इस टोटल को क्या कहेंगे? टोटल बी कहेंगे, है ना। अब क्या अगर हम टोटल ए माइनस टोटल बी करें तो क्या आ जाएगा? इसको कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे? ए माइनस बी। ओके, यहां पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें से हमें क्या करना है? अब इसमें से हमें क्या करना है? आप ये क्यों भूल गए? आपको इनकम टैक्स भी पेमेंट करना होता है, इनकम टैक्स भी पे करना होता है, तो टैक्स यहां से पे कर देंगे। अब जो कुछ बचेगा, ये जो कुछ हमारे मेरे पास बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कैश फ्लो ऑब्लिक यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना ही होता है सर। हाँ, इतना ही होता है तो बहुत इजी है, ये तो मैं 2 मिनट में याद कर लूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, इतना भी इजी नहीं होता है, इतना भी है अपना करो कि नहीं 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 याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया, हो गया हो गया, नहीं, इतना भी आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है? कैश सेल्स आपको क्वेश्चन में दी नहीं गई होगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स आपको दिया नहीं गया होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं गए होंगे, आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या बताया? कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तब स्टेटमेंट बड़ा बन जाएगा। ये तो मैंने क्या कहा, अलग से कैलकुलेशन कर लिया मैंने, अलग से कैलकुलेशन मैंने कर लिया वर्किंग नोट में, वैल्यूज को उठाकर मैं इस छोटे से फॉर्मेट में पुट करूंगा, मेरा कैलकुलेशन, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन में बोलूं कि मेरे पास में कैश सेल्स जो है वो है 18 लाख रुपए की, कितनी है? 18 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए का सब्सिडी मिला हुआ है। इसका मतलब है टोटल कितना हो गया है? 20 लाख रुपए टोटल हो गया है ना। मैं बोलूं 10 लाख रुपए का नगद परचेज किया और 4 लाख रुपए हमने ऑपरेटिंग के एक्सपेंस किए, ये अलग से कैलकुलेटेड है, तो मेरा टोटल कितना हुआ? 14 लाख रुपए मेरा टोटल गया और 20 लाख मेरे पास आया, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया
हो जाएगा। अब मान लो 2 लाख रुपया मैंने टैक्स का पे कर दिया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपया आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज मेरी अलग से कैलकुलेटेड होंगी, उन वैल्यूज को उठा के लाऊंगा, यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, तो मैं डायरेक्ट मेथड से बहुत ही इजीली इन चीजों को कैलकुलेट कर सकूंगा। तो सर अब ये बता दीजिए कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो देखो 3 कैलकुलेशन करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो चलते हैं, देखते हैं इनका कैलकुलेशन अब कैसे किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, आसानी के साथ समझाऊंगा इन चीजों को। नंबर 1 पर हम लोग को देखना है कि कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो नंबर 1 पर बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश सेल्स? तो देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दे रखा होगा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों का टोटल। अगर सेल्स रिटर्न है तो उसको हटा करके कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स क्वेश्चन में हमको क्या करेगी, दी रखी होगी, लिख लेंगे उसको। अब एक बात बताओ, जब हम सेल को जैसे ही सेल जनरेट होती है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? तो देखो जैसे ही आपकी बिक्री होती है उधार में, वैसे ही बन जाते हैं कौन, डेटर्स। और डेटर्स एक्सेप्ट करते हैं क्या, बी आर। क्या, वाह ये तो बड़ा अच्छा तरीका मिल गया सर जी। जैसे ही आपकी क्रेडिट सेल्स होती है, क्या होती है, क्रेडिट सेल्स होती है, वैसे ही जनरेट होते हैं डेटर्स, और वो एक्सेप्ट करते हैं आपका बी आर, मतलब बिल्स रिसेबल। आपके लिए वो बिल्स रिसेबल होता है, उनके लिए बिल्स पेबल होता है। तो ये जो इसमें मेरे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों है, उसकी जो क्रेडिट सेल्स है वो प्रभावित कर रही है डेटर्स एंड बी आर को। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर क्लियर हो गई। तो अब क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आर। ओके, जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स और बी आर का, उसको ऐड कर लीजिएगा। अब जो यहां पर है क्या आपका, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आर, उसको माइनस कर दीजिएगा। ये यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आपकी कैश सेल्स। बात क्लियर है, क्या होगी, कैश सेल्स होगी। जैसे मान लो आपने टोटल माल कितने रुपए का बेच दिया, 5 लाख रुपए का, सपोज दैट 5 लाख रुपए का माल आपने बेच दिया। और जब आपके वर्ष की स्टार्टिंग हुई थी, इस ईयर की स्टार्टिंग हुई थी, उस समय आपके पास में डेटर्स और बी आर कितने रुपए के थे, 2 लाख रुपए के थे। तो कुल मिलाकर के क्या था आपके पास में, 7 लाख रुपए का बैलेंस था। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए की मेरी सेल्स थी और 2 लाख रुपए का डेटर्स एंड बी आर था, तो टोटल 7 लाख रुपए का बैलेंस उस समय था मेरा, है ना। जब इंड हुआ तो ये बैलेंस मेरा 3 लाख रुपए हो गया। कितना हुआ, 3 लाख रुपया हो गया। तो ये 2 लाख से 3 लाख कैसे हुआ? इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए का माल मैंने उधार में इस दौरान और ज्यादा बेच दिया, जिसका पेमेंट मुझे नहीं हुआ, तभी तो यहाँ के डेटर जो थे वो बढ़ करके 3 लाख हो गए। तो देखो यहां पर कैश सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर क्लोजिंग डेटर्स आपके ओपनिंग डेटर्स से ज्यादा हो गए तो आपकी सेल्स ऑलवेज कम हो जाएगी। और अगर आपकी क्लोजिंग डेटर्स एंड बी आर का बैलेंस आपके ओपनिंग डेटर्स एंड बी आर के बैलेंस से ज्यादा हो जाए तो सेल्स आपकी बढ़ जाएगी। इसका रीजन क्या होता है, जब यहां से ये बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है कि मेरी उधार में बिक्री हो गई। यहां पर क्या होता है, क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है ना। और अगर इसके अपोजिट हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो, इसका मतलब होता है कि कैश सेल्स हो गई। क्या होता है, कैश सेल्स हो गई। क्लियर? तो देखो इस तरीके से आप कैश सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना होता है, जितनी भी टोटल सेल्स दी है, टोटल सेल्स का मतलब कभी कभी ये और बिखराव करके दे देगा, तो टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और उसके साथ ओपनिंग बैलेंस डेटर बी आर का जोड़ दो और क्लोजिंग बैलेंस डेटर बी आर का घटा दो, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा कैश सेल्स। ध्यान रखना यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स को माइनस कर दिया जाता है ना। यहां जो बैलेंस होंगे वो कैसे होंगे, एक्सक्लूडिंग मतलब उनको हटा करके, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग
बैड डेप्ट, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। जो बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। मान लो मेरे डेटर्स ओपनिंग थे 2 लाख रुपए के और 10,000 के उसमें से बैड थे, तो मैं 1,90,000 अब लिखूंगा। बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर क्लियर हो गई है। नंबर 2 पर चलो और मैं कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स, पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर की बात करते हैं। अब कैश पेड टू सप्लायर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो क्वेश्चन में देखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कहां से स्टार्टिंग कराएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से स्टार्टिंग कराएगा। कहां से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से स्टार्टिंग कराएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में दिया रखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत क्या है। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो और मुझे परचेज निकालना हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो और परचेज निकालना हो, तो क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ में ऐड कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक को, माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा परचेज कितना है। तो हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ में क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? ऐड कर लेना है और ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है? माइनस कर देना है। ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल परचेज आ जाती है। ये फॉर्मूला नया नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, टोटल परचेज का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस स्टॉक एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, बात क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट किया? टोटल परचेज। मैं परचेज नहीं जानना चाहता, टोटल सेल्स यहां तो मुझे पता थी, मैं क्या जानना चाहता था? कैश सेल्स। तो यहां मैं जानना चाहता हूं कैश पेड टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। और सप्लायर कौन है हमारे? जिनको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्योंकि जो मैंने डेटर्स के साथ रिलेशन आपको बताया था वही परचेज के साथ भी होता है। जैसे ही माल क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है, परचेज क्रेडिट परचेज किया जाता है, वैसे ही तुरंत जन्म होता है क्रेडिटर्स का। ओके, और अगर इन्होंने आगे बढ़कर के हमें रियायत दी तो हम इनका एक्सेप्ट करेंगे, उसको कहेंगे बीपी, बिल्स पेबल। अगर हमने माल खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर्स या बीपी में से कुछ जनरेट होगा। ओके, क्रेडिटर और बीपी दोनों जनरेट नहीं होते हैं, या तो क्रेडिटर क्रेडिटर की तरह रहेगा, अगर बीपी उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बीपी बन जाएगा। क्रेडिटर बीपी करेंगे तो डबल बैलेंस हो जाएगा। मान लो किसी को 10,000 का माल बेचा तो 10,000 का क्रेडिटर भी हो, 10,000 का बीपी भी है, तो 20,000 का नहीं माल भी हो जाएगा। तो कुछ भी हो, अलग अलग होता है। तो क्रेडिटर और बीपी ये दोनों क्या करते हैं? हमारी परचेज ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ही परचेज होती है उसी पर ये डिपेंड करते हैं। तो परचेज आ गई है। जिस तरीके से डेटर्स और बीआर ने हमारी सेल्स को प्रभावित किया था, इसी तरीके से क्रेडिटर्स और बीपी हमारी परचेज में सप्लायर को पेमेंट करते समय प्रभावित करते हैं। तो अब यहां पर क्या करना है? इसके साथ में ऐड कर लेना है, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी। जो ओपनिंग बैलेंस था हमारे क्रेडिटर्स और बीपी का, उसको ऐड कर लेना है और लेस कर देना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी। माइनस कर दीजिए, यहां जो कुछ भी निकल के आएगा उसी को कहेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स। क्या आ जाएगा अभी हमारे पास में? कैश पेड टू सप्लायर्स। ये कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाएगा। मैंने सप्लायर्स को कितना पेमेंट किया है। बात क्लियर हो गई है? जी सर क्लियर हो गई है। वैल्यूज के साथ में इसको भी बता दीजिए। देखिए, मान लीजिए आपने माल कितने का बेचा? माल कितने का बेचा आपने? मान लीजिए माल कितने खरीदा। यहां वैसे मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने माल बेचा था यहां पर, उसकी कॉस्ट क्या थी? वो कितने रुपए का खरीद के मैं लाया था, उसकी कॉस्ट क्या थी? तो मान लो वो 4 लाख रुपए का था। कितने का था? 4 लाख का था। अभी 2 लाख का स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। कितना? 2 लाख का। अब इसको इससे मैच मत करने लगना, वो वैल्यूज अलग है। तो इसका मतलब है कि टोटल मेरे पास में कितने का स्टॉक था? 6 लाख का, जिसमें से 4 लाख का बेच दिया, 2 लाख का रखा हुआ है। क्या समझे? 4 लाख का मैंने जो बेचा था उसकी लागत 4 लाख है, और 2 लाख का भी मेरे पास रखा हुआ भी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट वैल्यू पर होता है, कॉस्ट और इनवॉइस विच वेरीज लेस, है ना।
तो 6 लाख का माल मेरे पास था, 2 लाख का रखा, 4 लाख का बेच दिया था। अच्छा, जब स्टार्ट किया था तब कितना था? जब स्टार्ट किया था तब कितना था? तब हमारे पास 1 लाख का माल था। इसका मतलब है वर्ष के दौरान मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा था। अब उल्टा चले जाओ, सबको समझ में आ जाएगा। वर्ष के दौरान आपने कितने का माल खरीदा? 5 लाख का। 1 लाख का आपके पास पहले से था। आपने कितने खरीदा? 5 लाख का। 1 लाख का आपके पास पहले से था। टोटल कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख से आपने कितना बेच दिया? 4 लाख रुपए लागत का माल बेच दिया। तो कितना बचा? 2 लाख बचा। उल्टा चले जाओ, सबको समझ में आ गया? ठीक है ना, समझ में आ गया सब? ठीक है। 5 लाख रुपए का माल मैंने टोटल खरीदा था वर्ष भर में। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स एंड बीपी था, जो ओपनिंग बैलेंस एंड बीपी था वो था 80,000 रुपए। 80,000 रुपए मेरे पास में ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी थे। तो कुल मिलाकर 5,80,000 रुपए के क्रेडिटर्स एंड बीपी हैं। लेकिन क्लोजिंग आते आते वो मेरे पास कितने बचे? केवल 60,000 के बचे। तो इसका मतलब है मुझे रियलाइजेशन कितना होगा? 5,20,000 रुपए का रियलाइजेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ये 80,000 थे, यहां पर 60,000 रह गए। इसका मतलब है 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स का मैंने पेड कर दिया उनको। जब पेमेंट करूंगा तो देखो कैश पेड टू सप्लायर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश पेड टू सप्लायर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से कैश पेड टू सप्लायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। अब मैं क्या करता हूं, देखो वहां पर जो अभी पीछे फॉर्मेट आपको बताया था, वहां पर ये वाली वैल्यू डायरेक्ट उठाऊंगा, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट उठाऊंगा। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करूंगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। वहां पर जब लिख रहा हूँ कैश सेल्स तो स्टार बना दूंगा इसके ऊपर और यहां लिख दूंगा 1, इसके ऊपर स्टार बना दूंगा, यहां लिख दूंगा 2। अर्थात एग्जामिनर जब एग्जामिन कर रहा है हमारी किताब कॉपी को, तो वो जाए वर्किंग नोट नंबर 1 को देखे, ये कैलकुलेशन मैंने करी है, वर्किंग नोट नंबर 2 को देखे, ये कैलकुलेशन मैंने करी है। बात समझ में आई? अब तीसरा और अंतिम पॉइंट बता देता हूं आपको, जिसमें हमको जानना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बात खत्म। नंबर 3 पर बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे? पेड, हर चीज पेड चाहिए, रिसीव्ड चाहिए। बताया था ना, कैश बेसिस होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पर होता है, उपार्जन के आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए होगा क्या, पहले तो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते कौन कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, तो इनको सबसे पहले तो 3 विभाग अलग अलग खर्चों में बांटा गया है। कुछ खर्चे होते हैं जिनको कहा जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर होते हैं ऑफिस से रिलेटेड होते हैं तो उनको कहा जाता है ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं तो उनको कहा जाता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब है फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हो गया, लाइटिंग हो गई, हीट हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, लुब्रिकेटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, ये सब कहाँ चाहिए? फैक्ट्री में चाहिए। तो ये सब कहाँ का पार्ट है? फोरमैन हो गया, ये सब कहाँ चाहिए? फैक्ट्री में चाहिए। तो फैक्ट्री एक्सपेंस एक साथ बोलते हैं। ऑफिस के लिए स्टेशनरी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टाफ का सैलरी चाहिए, जर्नल एक्सपेंसेस चाहिए, ये सब खर्चे कहाँ होते हैं? ऑफिस की प्रीमिसेस पे डेप्रिसिएशन चाहिए, बैंक चार्जेस चाहिए, ये सब खर्च कहाँ होंगे? ऑफिस में होंगे, है ना। ऑफिस या मैनेजमेंट मोस्टली एक ही चीज होती है, ऑफिस एंड मैनेजमेंट को एक में ही मिलाते हैं, तो ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कह लेते हैं इसको, एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस कह लेते हैं। फिर उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च होते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च कौन से होते हैं? अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, ट्रेवलिंग एजेंट कमीशन, बैड डेब्ट्स, अलाउंसेस, डिस्काउंट, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, ये सब कहाँ के खर्च हैं? सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के खर्च हैं। इनका पेमेंट करना पड़ता है। हाँ जी सर, करना पड़ता है, सबका पेमेंट करना पड़ता है। तो कहाँ से? देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आएगा, माल को बेचने से ही तो संबंधित है, सब कुछ माल को बेचने के लिए ही तो किया जा रहा है, तो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। उसके बाद में और क्या होता है? तो कुछ अन्य खर्च होते हैं, जैसे वेज, रेंट, रेट्स, है ना, इंश्योरेंस, ऐसे ये सारे खर्चे। तो इन सब को जब हम मिला लेते हैं
तो ये हमारा टोटल बनता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन ध्यान रखना, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात आती है तो उसमें कुछ खर्चे हमारे होते हैं आउटस्टैंडिंग और कुछ होते हैं प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि की अवधारणा बताती है कि एक निश्चित अवधि के बाद आपको अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम जब आते हैं तो वहां पर 31 मार्च को हर एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है उसने उसको अकाउंटिंग ईयर को में क्लोज करना होता है 31 मार्च को। फैक्ट्री की बात करें तो 31 दिसंबर को उनको अपने अकाउंटिंग को क्लोज करना होता है। तो उस क्लोजिंग डेट पर कई सारे खर्च ऐसे हो चुके होते हैं जिनका यूज में नहीं कर पाया, पेमेंट कर चुका हूं, तो उनको कहते हैं प्रीपेड। और उस डेट तक मैंने यूज कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो उनको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो कई सारे एक्सपेंस हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं और कई सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रीपेड होते हैं। आधार क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म उसका आधार होता है, वो अकाउंटिंग पीरियड उसका आधार होता है। तो उनको क्या करें, उनको मैनेज करना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड प्रीपेड एट एंड ऑफ द ईयर। जो प्रीपेड है उसको वो एंड ऑफ द ईयर कितना था और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, इनकी वैल्यूज को लेकर के यहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग देखो क्या है, एक लायबिलिटी है और प्रीपेड क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो लायबिलिटी का क्या करेंगे, जो एंड ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस है उसको लेंगे और एसेट्स का जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहां पर एंड ऑफ द ईयर है उसको लेंगे और आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग वाला बैलेंस लेंगे। फिर लेस क्या कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर एंड प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इनका जो बैलेंस आएगा उसको माइनस कर देंगे, यहां पर जो आएगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। अब बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी लेकिन शायद ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, तो समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर वेज थी हमारी, वेज कितनी थी, 80,000 रुपए। मैंने कितना क्या किया था, यहां टोटल वेज हमारी दिखा रहा था। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, वेज के साथ में ओपनिंग क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग चलता ही रहता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में होती है उसको क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो चलो मान लेता हूं कि बिगिनिंग में मेरी आउटस्टैंडिंग जो थी, आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में थी वो कितनी थी, 10,000 थी। इसका मतलब है कि 10,000 तो पहले से ही मुझे मजदूरी के देने थे। जब वर्ष स्टार्ट हो रहा था उसी समय 10,000 रुपए पहले वाली मजदूरी मुझे देनी थी, है ना। और 80,000 रुपए वर्ष भर में और मजदूरी मेरे ऊपर आ गई, तो कुल मिलाकर मजदूरी का कितना पैसा हमको देना है, 90,000 रुपया। ठीक, लेकिन जब मैं एंड ऑफ द ईयर आ रहा हूं, जब मैं एंड ऑफ द ईयर आ रहा हूं तो एंड में मेरी जो आउटस्टैंडिंग है वो हो गई है 20,000। तो इसका मतलब मैंने पेमेंट कितना किया है, 17,000 तो पेमेंट किया है। अब बात आपको समझ में आ गई कि क्यों हम लोग बिगिनिंग का जोड़ेंगे और एंड का घटाएंगे, क्यों बिगिनिंग का जोड़ेंगे, क्यों एंड का घटाएंगे। अब बात समझ में आई। हम क्या जानना चाहते हैं, कैश पेड जानना चाहते हैं। तो पेड निकालने के लिए बिगिनिंग वाला जोड़ लो और आउटस्टैंडिंग जो एंड का है वो घटा दो, है ना, क्योंकि ये पेड की बात हो रही है। क्लियर, 80 मैंने वर्ष भर में और जनरेट हो गया, 10,000 पहले से ही था तो 90,000 का मुझे कुल मिलाकर देना था, लेकिन 20,000 अभी मेरे ऊपर पड़ा है जब वर्ष समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि इस वर्ष का और 10,000 मेरे ऊपर रह गया, कुल मिलाकर मैंने 70,000 का पेमेंट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आउटस्टैंडिंग वाला। अब प्रीपेड में चलो, मान लो इंश्योरेंस मेरे ऊपर था 20,000 रुपया, इंश्योरेंस टोटल इंश्योरेंस कितना था, 20,000 रुपया। कुछ इंश्योरेंस मैं पेड कर चुका हूं बिगिनिंग में और कुछ मैंने एंड में प्रीपेड मेरा पड़ा हुआ है। तो मैं प्रीपेड के साथ क्या करता हूं, एंड वाला जो बैलेंस होता है उसको जोड़ लेता हूं, एंड वाला जो बैलेंस होता है उसको क्या करता हूं, जोड़ लेता हूं। तो जो एंड बैलेंस है वो मेरे पास में है 10,000 रुपया। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस तो 20,000 का है, 10,000 इसमें से तो मैं पहले ही दे आया था। इसमें से मैं कितना पहले दे आया था, 10,000 रुपए तो पहले ही पेमेंट कर चुका हूं, इस वर्ष लेके आया हूं। तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस का कितना हुआ मेरे पास,
30,000 हुआ। कितना हुआ? 30,000 हुआ। अब जब मैं यहां पर पहुंचा, बिगिनिंग वाला देखता हूं बैलेंस कितना था। बिगिनिंग वाला बैलेंस जब वर्ष में शुरुआत कर रहा था, जब मैं शुरुआत कर रहा था उस समय मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा था? तो उस समय मेरे पास में कितना था? मान लो 15,000 रुपए था। तो ये जो बिगिनिंग में ही मेरे पास बैलेंस था, जो बिगिनिंग में ही बैलेंस मेरे पास था, ये तो मैं पिछले वर्ष पेड कर चुका था, जबकि करना इसको इस वर्ष था, तभी तो वहां प्रीपेड करके एसेट्स में दिखा लिया था। तो ये 15,000 ये है हमारा किस वर्ष का? देखो 15,000 ये बिगिनिंग में ही था, तो है तो ये इसी वर्ष का ना। तो ये क्या मुझे अब फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, ये मैं पिछले वर्ष पेड कर चुका था जो इस वर्ष का था। तो अब इस वर्ष में इसको एडजस्ट कर लूंगा, इसको पेमेंट मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो 15,000 रुपए यहां से माइनस कर दूंगा, तो कुल मिलाकर मुझे पेड कितना करना पड़ेगा इस वर्ष? मुझे 15,000 रुपए ही पेड करना पड़ेगा। इस वर्ष कितना पेड करना पड़ेगा? 15,000 रुपए मैंने पेड किया होगा। मैंने कितना पेड किया होगा इस वर्ष? 15,000 पेड किया होगा। बस यही रीजन होता है कि हम लोग जब आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे होते हैं तो बिगिनिंग का जोड़ते हैं और एंड का घटाते हैं, लेकिन जब प्रीपेड मतलब किसी भी प्रीपेड या एक्रूड की बात, प्रीपेड या एक्रूड की बात कर रहे होंगे तो एंड की वैल्यू जोड़ेंगे और बिगिनिंग की माइनस करेंगे। उम्मीद है बात अब आपको समझ में पूरी कंप्लीट आ गई होगी। तो 3 कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको सीधा माइनस करेंगे। कैश जनरेट हो जाएगा हमारा कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे कैश का फ्लो हुआ है या फिर कैश का यूज हुआ है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूं ना, बात एक्चुअली क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ट्रिक नहीं बताता हूं, कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठे ना तो जीवन में कभी नहीं निकलता है। ये जो ट्रिक्स में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बताए हैं ये आपके कॉमर्स टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं तो पहुंचाइए इस वीडियो को उन सभी लोगों तक जो जिनको इसकी जरूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो पहुंचाइए भैया, इसको फैलाइए जितना फैला सकते हैं। उन लोगों की भी मदद करिए और हमारी भी मदद करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अपनी क्वेरीज आप वहां पर हमको भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिर्फ, फिर फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेद सिर्फ पर मेरे साथ जुड़िए। अपनी क्वेरीज मुझे वहां पर भेज सकते हैं, मैं आपको उनका सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।